नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो एपिडेमियोलॉजी है उसके ओवरऑल जितने भी यूनिट हैं उन सब के एमसीक्यूज को हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है कि हु इज द क्रिएट एज द फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी, कि कौन है फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन सी सही है, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीटेड आता रहता है पेपर्स में। तो जॉन जो सोनाउस है वो क्या है कि फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी है अकॉर्डिंग। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द जॉन लास्ट list 1988 they are epidemiology involves they are study of के जो एपिडेमियोलॉजी है उसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं। एपिडेमियोलॉजी में हम डिजीज के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें हम डिटर्मिनेशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेटस इन पॉपुलेशन। हम देखते हैं कि पॉपुलेशन में हेल्थ रिलेटेड कौन सी ऐसी डिजीज हुई है और किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो हम, और कहाँ पे हुई है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं एपिडेमियोलॉजी में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो एपिडेमियोलॉजी वो स्टडी करवाता है हमें कि डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन द हेल्थ रिलेटेड स्टेटस इन द पॉपुलेशन। हेल्थ रिलेटेड जो भी स्टेटस होता है पॉपुलेशन के बारे पॉपुलेशन में वो बताती है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें बात करते हैं which component of the epidemiology answer the questions how where and when। के ना जो एपिडेमियोलॉजी है वो कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जिनके थ्रू हमें वाई एंड हु एंड वेयर एंड व्हेन का पता चलता है। तो वो एक, अगर हमें यहाँ पे आंसर दिया गया है कि हु व्हेन एंड वेयर है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही होगा, क्योंकि आंसर इसमें, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में हमें पता चलता है कि टाइम पर्सन एंड प्लेस का, हु एंड वेयर एंड व्हेन का, ठीक है, ताकि हमें क्या पता चले कि किस एज के ग्रुप को डिजीज हुई है। ठीक है, एज ग्रुप के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से हम डिजीज देखते हैं, उसके अलावा कहाँ पे हुई है और उसके अलावा कितने टाइम हुआ है उस डिजीज को डिस्ट्रीब्यूट होते हुए, तो वो सारी चीजें हमें पता चलती है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका बी आंसर करेक्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें आ जाता है द कंपोनेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजी द आंसर हाउ एंड वाई यस। अगर हम एपिडेमियोलॉजिकली आंसर देखते हैं हाउ एंड वाई का, तो उसमें आ जाता है डिटरमिन, जो डिजीज है वो किस तरीके से डिटरमाइंड होती है, ठीक है, कहाँ पे और क्यों, किस वजह से, जो भी उसकी रीजंस होते हैं, जितने भी डिजीज के रीजन हैं उनकी वजह से, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाउ एंड वाई का आंसर होता है हमारा कि वो हमें किस चीज़ के थ्रू पता चलता है। फर्स्ट में डिटरमाइन एंड सेकंड में डिस्ट्रीब्यूशंस। तो इनमें क्या है कि डिटरमाइन में हमें हाउ एंड वाई पता चलता है कि किस वजह से और क्यों हुई, और उसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें व्हेन एंड वेयर एंड जो भी टाइम पर्सन प्लेस के कहाँ पे हुई, किन लोगों को ज़्यादा हुई, किस टाइम पे हुई, वो पता चलता है। तो ओवरऑल एपिडेमियोलॉजी का मीनिंग भी यही है कि डिजीज़ के बारे में हमें पता हो कि कहाँ पे किस टाइम पे कितने लोगों को, किस जेंडर को, किस सेक्स को हुई है ज़्यादा डिजीज़, उसके बारे में हमें पता चलता है। और उसके अलावा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हम बात करते हैं हाउ वाज द फर्स्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट हु एक्सप्लेन द डिजीज अकर फॉर द rational rather than the supernatural reviews। जो फर्स्ट जो एपिडेमियोलॉजिस्ट था उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से डिजीज अक्कर होती है, उसका रेशनल दिया था, और सुपर जो उसका नेचर व्यू दिया था कि किस तरीके से डिजीज स्प्रेड होती है। तो वो था हाइपो, क्या है कि हिप्पोक्रेटिस ने बताया था कि है ना, फर्स्ट उन्होंने बताया था कि किस तरीके से मतलब अक्कर होती है डिजीज के बारे में ओवरऑल उन्होंने बताया था।
उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसमें आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज ऑफ एपिडेमोलॉजी के हम क्यों यूज करते हैं एपिडेमोलॉजी का। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज काज, हमें क्या है कि आइडेंटिफाई करना होता है डिजीज का काज के किन चीज़ों की वजह से डिजीज हो रही है, या फिर क्या है कि हमें देखना होता है कि डिटरमाइंड द हेल्थ रिलेटेड हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन, या तो हम क्या करते हैं डिटरमाइन करते हैं हेल्थ रिलेटेड जो पॉपुलेशन में क्या है कि कंडीशन है उसको, या उसके अलावा एवोलेट द कम्युनिटी प्रोग्राम्स। तो हमें क्या है कि एपिडेमियोलॉजी में हम ये सारी चीज़ें करते हैं, क्योंकि डिटरमाइंड भी करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज भी देखते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं क्या किन लोगों को ज़्यादा हुई है, किस एज के लोगों को, या फिर कहाँ पे और किस काज की वजह से ज़्यादा हुई है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या है डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑल ऑफ दीज है इसमें करेक्ट है, क्योंकि हम स्टडी इसलिए करते हैं ताकि हमें पता हो कि कम्युनिटी में कौन सी डिजीज ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, उसके रिलेटेड हम क्या करते हैं ट्रीटमेंट देते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम ऑफ एपिडेमियोलॉजी के, इसमें कौन सा एम नहीं है एपिडेमियोलॉजी का। ठीक है, यहाँ पे क्या है डिस्क्राइब डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम, ये तो हो सकता है क्योंकि हम क्या है कि एपिडेमियोलॉजी में हेल्थ के रिलेटेड आइडेंटिफिकेशन करते हैं और उसकी डिटरमाइंड और डिस्ट्रीब्यूशन और हेल्थ प्रॉब्लम को देखते हैं। और उसके अलावा क्या है कि जो एन हमारा होता है एपिडेमियोलॉजी का, तो उसमें क्या है कि आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क फैक्टर फॉर डिजीज के कौन से जिसमें डिटरमाइंड आ गया कि कौन से रिस्क फैक्टर है जिनकी वजह से डिजीज हो रही है। उसके अलावा क्वेश्चन जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है प्रोवाइडिंग डेटा फॉर प्लानिंग एंड हेल्थ सर्विस, हमें क्या है कि एपिडेमियोलॉजी के थ्रू एक डेटा मिलती है जिस तरीके से हम अपनी हेल्थ सर्विस में उस को लेके एक अच्छी हेल्थ सर्विस प्लान कर सकते हैं। या फिर लास्ट में है कि ना परफॉर्म सर्जिकल प्रोसीजर, क्योंकि एपिडेमियोलॉजी में कोई ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर नहीं होता है जिनके लिए हम क्या है अपनी कम्युनिटी के हमारा कोई एम नहीं होता है कि हम ना एपिडेमियोलॉजी के वहाँ पे जाए। हमारा सारे ये एम होते हैं। जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो इनकरेक्ट, ठीक है करेक्ट है कि ना इसका जो सर्जिकल प्रोसीजर में कोई मकसद नहीं होता है। उसके अलावा हम बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी इज द क्वांटिटेटिव, क्या है कि क्वांटिटेटिव साइंस बिकॉज इट्स द क्या है कि क्वांटिटेटिव मीन्स अमाउंट आ जाता है, ठीक है, जिसमें आ जाता है ओनली क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डेटा नंबर्स ऑफ टाइम डिजीज अकर्स फ्रीक्वेंसी। तो इसमें हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट इसलिए है क्योंकि हमें क्या है क्वांटिटी में मिकदार का पता चलता है, अमाउंट का पता चलता है। यहाँ पे क्या है कि नंबर्स ऑफ द टाइम किस टाइम पे कितने डिजीज के केसेस हुए हैं और कौन सी इन्फ्लुएंस हो रही है डिजीज के कौन से केसेस, तो उनके बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन था वो करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद है कि क्वेश्चन नंबर 9 में जिसमें हम बात कर रहे हैं द फोकस ऑफ एपिडेमियोलॉजी इंक्लूडिंग के जो एपिडेमियोलॉजी है वो किस पे फोकस करती है। तो मोस्टली एपिडेमियोलॉजी फोकस ही इस पे करती है ऑल हेल्थ रिलेटेड स्टेटस इवेंट्स, जितने भी हेल्थ के रिलेटेड स्टेटस इवेंट्स होते हैं, कोई डिजीज हो गई, कोई इन्फेक्शन, कोई इफेक्ट हो गया, ओवरऑल लाइफ स्टाइल, ये सारी चीज़ें आ जाती है। क्योंकि एपिडेमियोलॉजी फोकस इन चीज़ों पे करता है कि पॉपुलेशन में कौन सी डिजीज हो रही है, कितनी हो रही है, किस वजह से हो रही है, ये सारी चीज़ें देखता है। मतलब हेल्थ रिलेटेड जो भी स्टेटस होता है या इवेंट्स होता है वो देखता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग्स बेस्ट डिस्क्राइब डिजीज, कि इनमें से कौन सा अच्छे तरीके से डिजीज को डिस्क्राइब करता है। सब्जेक्टिव फीलिंग्स बीइंग अनहेल्दी, कि आप सब्जेक्टिवली अनहेल्दी फील करो। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू एबनॉर्मल वाइटल साइन फंक्शंस एंड इन्वॉल्विंग स्ट्रक्चर एंड पार्ट ऑफ सिस्टम्स एनी ऑर्गेनिजम्स, जो आपके ऑर्गेनिजम्स है सिस्टम्स है उनमें और आपके पार्ट्स में एबनॉर्मलिटी आ जाए, आपकी फंक्शनिंग में आपके वाइटल साइन में एबनॉर्मलिटी आए तो उसको हम क्या कहते हैं डिजीज के लिए बेस्ट डिस्क्राइब यही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। और उसके अलावा हम बात करते हैं द इलनेस इज डिफाइंड
इलनेस को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम किस तरीके से इलनेस को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हार्मफुल डेविएशन फॉर द नॉर्मल स्ट्रक्चर, कि एक हार्मफुल डेविएशन हो जाए नॉर्मल स्ट्रक्चर में तो उसको हम इलनेस नहीं कहते, क्योंकि ये हम कह सकते हैं, इसको हम डिजीज कह सकते हैं। इलनेस क्या होता है कि अ कंडीशन बीइंग अनहेल्दी, कि इलनेस वो है कि आप फील करो कि आप अनहेल्दी हो, ठीक है, उसको हम इलनेस कहते हैं। योर बॉडी माइंड सब्जेक्टिव स्टेटस, जो आपका बॉडी और माइंड है वो सब्जेक्टिवली आपको डेटा देता है, उसके बारे में स्टेटस देता है कि किस तरीके से आप अनहेल्दी हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इलनेस। डिजीज नहीं है तो इसलिए हम नहीं कह सकते। एंड क्या है, क्वालिफाइबल डिजीज, हेल्थ इंडिकेटर्स या फिर एविडेंस फॉर काज, ये सब चीजें नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है वो इसमें करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं वेलनेस इज, के वेलनेस हम किसे कहते हैं, तो स्टेटिक्स स्टेटस ऑफ द नो डिजीज, के अगर हम नो डिजीज है तो क्या हम वेलनेस है, तो वो हम देखते हैं। उसके अलावा क्या है, मेजरमेंट ऑफ मोर्टेलिटी एंड पॉपुलेशन, के हम मेजर करते हैं मोर्टेलिटी रेट कितना है पॉपुलेशन में। और उसके अलावा प्रीडॉक्सिंग फैक्टर्स फॉर द डिजीज, के कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिनकी वजह से हम क्या करते हैं, जो हमारा वेलनेस हमें यही बताता है कि डायनामिक स्टेटस ऑफ हेल्थ एंड इंडिविजुअल प्रोग्रेसेस टुवर्ड हाई फंक्शनिंग, जो आपकी जो भी कंडीशन है, आपकी जो भी हेल्थ है, उसमें क्या है कि आपकी एक नॉर्मल हेल्थ ना हो, आपकी जो फंक्शनिंग हो एज के हिसाब से, आपकी जो फंक्शनिंग हो बॉडी ऑर्गन्स की, वो सब अच्छे तरीके से काम करती हैं, एक एज के हिसाब से ज़्यादा वो एक्टिव होती है, तो उसको हम एज कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। उसके अलावा द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजिशंस इन द एपिडेमोलॉजी इज इम्पोर्टेंट फॉर, के जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजिशन है उसमें जो एपिडेमोलॉजी इज इम्पोर्टेंट फॉर, क्यों इम्पोर्टेंट है, तो बेसिकली अगर हम कॉजिशन में क्या करते हैं, डायग्नोस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, ताकि हमें क्या है कि एक कॉन्सेप्ट मिल जाता है कि इसकी वजह से कोई डिजीज काज हो रही है, तो उसको हम अच्छे तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं। जिस तरीके से कम्युनिकेबल डिजीज होती है तो उनको डायग्नोस करते हैं, तो ताकि हम दूसरे लोगों को बचा सके। प्रिवेंशन के लिए हमें क्या है कि उसकी प्रिवेंशन के लिए वो कम्युनिकेबल होती है, तो हम लोगों को आइसोलेट कर देते हैं ताकि दूसरे उससे इफेक्ट ना हो। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है करेक्ट है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है उसकी 14 की, तो उसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट टाइप ऑफ एजेंट्स एंड मेंशन्ड इन द एपिडेमियोलॉजी ट्रेड्स, जो ट्रायड्स हैं उनमें कौन सी चीज़ मेंशन नहीं है। केमिकल एजेंट्स इज अ नॉट टाइप ऑफ एजेंट्स, क्योंकि बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं, जेनेटिकल एजेंट्स होते हैं, और उसके अलावा फिजिकल एजेंट्स होते हैं, पर केमिकल कोई एजेंट नहीं होता है, जिनकी वजह से क्या है कि नोट टाइप ऑफ एजेंट्स इन एपिडेमियोलॉजी ट्रेड्स, के इसमें से कौन सा ऐसा टाइप है जो एपिडेमियोलॉजी ट्रेड्स में नहीं है, वो है केमिकल एजेंट्स। उसके अलावा पॉइजन्स, अल्कोहल एंड स्मोक एंड दे आर प्रिसाइड्स आर एग्जाम्पल ऑफ, के अगर पॉइजन है, अल्कोहल है या स्मोकिंग है, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो ये एक केमिकल एजेंट का एग्जाम्पल है। उसके अलावा ट्रॉमा, उसके बाद बात करते हैं ट्रॉमा, फेयर, रेडिएशन एंड टेम्परेचर आर द एग्जाम्पल ऑफ, कि अगर ट्रॉमा हो गया, रेडिएशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो ये सारे जो भी एजेंट्स हैं उनको हम फिजिकल एजेंट कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक केमिकल एजेंट्स नहीं है। केमिकल एजेंट्स में हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन था, ठीक है, कि स्मोकिंग, अल्कोहल, पॉइजन, ये सारे केमिकल्स में आ जाते हैं। जो अगर हम कहते हैं ना कि किस चीज़ एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले रहे हैं कि कौन से फिजिकल एजेंट्स है जो इफेक्ट करते हैं, तो टेम्परेचर हो गया, ये सारी चीज़ें हेल्थ पे इफेक्ट करती है। उसके अलावा यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन सी सही है। उसके अलावा जो हमारा 70 क्वेश्चन है 17, उसमें क्या है कि इन द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड्स the host is the referred to as, के
जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड्स हैं उसमें होस्ट कहाँ पे होता है, ठीक है। होस्ट कौन बनता है, तो वहाँ पे सीड आ गया है या फिर सोयल आ गया और वेक्टर आ गया, एजेंट आ गया। तो यहाँ पे क्या है कि सोयल एक होस्ट बन सकता है यहाँ पे एपिडेमियोलॉजिकली। और उसके अलावा हम बात करते हैं हमारा 18 नंबर क्वेश्चन की, जिसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द होस्ट फैक्टर, के होस्ट के कौन से ठीक है होस्ट होते हैं, उसके फैक्टर कौन कौन से हैं। तो उसमें क्या आ जाता है, एज, सेक्स एंड रेशेस एंड जेनेटिकल्स। ये सारे क्या है कि एक फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से होस्ट पे इफेक्ट करती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स फॉर द होस्ट, जिनको डिजीज हो रही है तो उनके एज के हिसाब से होती है, जेंडर के हिसाब से कुछ डिजीज होती है, उसके अलावा रेशेस एंड उसके अलावा राइसिस एंड जेनेटिकल की वजह से भी होती है। और उसके अलावा हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि अ वेक्टर इज डिफाइंड एज, कि हम वेक्टर को किस तरीके से डिफाइंड करते हैं। वेक्टर क्या होता है, ये एक इन्फेक्शियस एजेंट होता है। तो ये क्या है कि वेक्टर क्या है कि अ वेक्टर ऑर्गेनिजम्स इज अ ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस फॉर द वन होस्ट इन अदर डिजीज सेल्फ इटसेल्फ। क्या है कि एक से दूसरे जो पेशेंट, एक बंदे से दूसरे बंदे में, जिसमें अगर पेशेंट से किसी और को होस्ट ने या वेक्टर ने बाइट किया है तो वो क्या है कि ट्रांसमिटेड होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इटसेल्फ। वो क्या करवाता है, डिजीज को ट्रांसफर करवाता है। जिस तरीके से मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, वो भी वेक्टर की वजह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती है। जिसका एग्जाम्पल इसमें आ गया है कि 20 जो हमारा MCQs है उसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड बाय द वेक्टर, के कौन सी ऐसी डिजीज है जो ट्रांसमिटेड होती है वेक्टर के थ्रू। तो यहाँ पे हमारा मलेरिया है जिसकी जो वेक्टर की वजह से होता है। जो डेंगू है वो भी हमारे वेक्टर की वजह से। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके अलावा द नेचर हिस्ट्री ऑफ डिजीज, के एक नेचर हिस्ट्री ऑफ डिजीज क्या है, उसमें आ जाता है कि वे एंड इन्वॉल्वमेंट, के किस तरीके कौन से वे से डिजीज इन्वॉल्व होती है, टाइम, अर्ली स्टेज क्या होता है, और टर्मिनेशन विदाउट ट्रीटमेंट की डिजीज किस तरीके से टर्मिनेट होती है, ख़त्म होती है, या फिर उसकी रिकवरी होती है। तो उसका कितना टाइम पीरियड होता है ट्रीटमेंट का, विदाउट ट्रीटमेंट कितना होता है। तो ये सारी क्या आ जाती है, ये सारी आ जाती है कि किस तरीके से हम एक नेचर हिस्ट्री ऑफ डिजीज ले रहे हैं ना, उसमें हमें ये सारी चीज़ें पता चलती है कि एक डिजीज है, ठीक है। हमें पता है कि एक डिजीज हुई है इन्वॉल्व ओवर द टाइम, के किस टाइम पे, जिस तरीके से मलेरिया है ना, मलेरिया मोस्टली होता है कि एक सीजनल है और अर्ली स्टेज में हमें मलेरिया का पता चल जाता है क्योंकि फीवर ये सारी चीज़ें होने से, और टर्मिनेशन के उसका एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड पे वो डिजीज़ कम हो जाती है। ऐसे बहुत सारी फ्लू होता है, उनका क्या है कि फ्लू का वो भी एक सीजनल होता है। एक हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस एंड ओल्ड एज में ज़्यादा फ्लू होता है, और उसके अलावा उसका टाइम देखते हैं ना तो टर्मिनेशन पीरियड उसका इतना ही होता है कि फ्लू 4 से या 3 दिन में ही वो ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा हम बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं द प्री पैथोजेनेसिस फेज इज आल्सो नोन एज, कि प्री पैथोजेनिक फेज कौन सा होता है, जो पैथोजेनिक इंटर होने से पहले जो इन्वायरमेंट में होता है तो वो प्री पैथोजेनिक होता है। सब क्लिनिकल स्टेज, जिसमें क्या है कि अगर आप किसी ऐसी इन्वायरमेंट में रह रहे हो जहाँ पे आपको पता है इन्फेक्शन है पर आप में वो पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, तो वो जो स्टेज होता है वो क्या है कि प्री पैथोजेनिक, पैथोजन इफेक्ट होने से पहले जो आपकी कंडीशन होती है उसको हम प्री पैथोजेनिक इन्वायरमेंट या कंडीशन बोलते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट और कंडीशन बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन की, जिसमें आ जाता है इन द पैथोजेनेसिस प्री पैथोजेनेसिस फ्रेज में क्या होता है कि प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज पॉसिबल, क्योंकि हमें पता है कि एनवायरनमेंट में वो इन्फेक्शन है, ठीक है, हमें भी हो सकता है। तो प्राइमरी प्रिवेंशन या फिर
क्या होती है लेवल ऑफ प्रिवेंशन इम्पॉसिबल। हमारे पास यही होता है कि हम उस कम्युनिकेबल अगर डिजीज़ है उससे हमें प्रिवेंशन होने के लिए हमें क्या करना होता है, कुछ ऐसे हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन करना होता है, अपनी हाइजीनिक कंडीशन को, और उसके साथ साथ हमें क्या है कि उस पेशेंट से थोड़ा उसको आइसोलेट करना होता है, जिसकी वजह से आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो वो प्री पैथोजेनिक फेज से हम खुद को इस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा द पैथोजेनेसिस फ्रेश बीइंग विथ, वो क्या है कि इंटर ऑफ द डिजीज एजेंट्स इन सुइटेबल होस्ट, क्योंकि कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, कुछ पैथोजन प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, पर वो वर्क नहीं कर पाते क्योंकि उनको एक सुइटेबल इन्वायरमेंट नहीं मिलती है हमारी बॉडी में, तब तक वो क्या है कि अपना काम नहीं कर पाएंगे। अगर उनको सुइटेबल इन्वायरमेंट मिल गई तो वो क्या करवाते हैं, इफेक्ट करवाते हैं, हमें काज करते हैं। जब वो सुइटेबल इन्वायरमेंट में आ जाते हैं और काज करवाते हैं इन्फेक्शन को, तो उसको हम क्या कहते हैं, पैथोजेनिक फ्रेश। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं द लेवल ऑफ विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन प्रिवेंशन आर पॉसिबल ड्यूरिंग पैथोजेनेसिस फ्रेश, कि कौन सी प्रिवेंशन हम पैथोजेनिक फ्रेश में करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल केयर करते हैं ताकि उस पेशेंट को ज़्यादा इफेक्ट ना हो सके। उसके अलावा फाइनल आउटकम्स ऑफ 26 हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या बताया गया है कि फाइनल आउटकम ऑफ द डिजीज इन द पैथोजेनेसिस एंड फ्रेसिस इंक्लूडिंग, अगर उसका आउटकम फाइनल आउटकम क्या निकलेगा पैथोजेनिक फ्रेसिस का, उसमें क्या है कि रिकवरी, डिसेबिलिटी एंड डेथ। ये क्या है कि ये लास्ट हम कह सकते हैं कि आउटकम जो डिजीज का होता है, या तो पेशेंट ठीक हो जाएगा, जैसे वो डिसेबल हो जाएगा, या फिर उस पेशेंट की डेथ हो जाएगी। यही 3 मेनली फाइनल आउटकम्स निकलते हैं डिजीज के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी और सी ऑप्शन है वो करेक्ट है इसमें। उसके बाद बात करते हैं 27 MCQs की, जिसमें हम बात करते हैं द फर्स्ट स्टेप ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच इन द कम्युनिटी सेटिंग्स। तो उसमें हम फर्स्टली क्या देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कम्युनिटी में कौन सी प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके काज को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके जो रिस्क फैक्टर हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं 28 MCQs है उसकी, जिसमें हम बात कर रहे हैं इन द एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच आफ्टर taking actions, they are final step in the into is to evaluate and effectiveness and control prevention measurement, के किस तरीके से हमारा जो लास्ट एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच में हमारा फाइनल स्टेप यही होता है कि हम देखते हैं कि इवोलेट उस डिजीज का आउटकम कितना आया है, उसकी इफेक्टनेस कितनी है, उस डिजीज में एक रिकवरी की इफेक्टनेस कितनी है, या फिर उसको हम और ज़्यादा प्रिवेंट किस तरीके से कर सकते हैं, प्रिवेंट मेजरमेंट। यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उसके बाद बात करते हैं द चेन ऑफ इन्फेक्शंस इज अ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू, कि आपका चेन ऑफ इन्फेक्शन है वो किसके कॉन्सेप्ट के रिलेटेड है। तो चेन ऑफ इन्फेक्शन में यही होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन एजेंट, के किस तरीके से इन्फेक्शियस एजेंट ट्रांसमिट होते हैं आपकी बॉडी तक। ठीक है, एनवायरनमेंट से आपकी बॉडी तक। उसके अलावा हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 30 क्वेश्चन नंबर की, जिसमें हमें क्या है कि इन द एपिडेमियोलॉजिकल थ्रेड्स द ऑर्गेनिजम्स दैट ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन विदाउट काजिंग डिजीज इटसेल्फ इट इज कॉल्ड, कि कौन सा ऐसा होता है जो इटसेल्फ खुद से ही वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिजीज को ट्रांसफर करता है, वो होता है वेक्टर, जिसको क्या कहते हैं, अगर एनाफ्लेक्स मॉस्किटो है वो क्या करवाता है, मलेरिया करवाता है। वो एक इन्फेक्शियस पेशेंट से वो बाइट करके दूसरे को करता है तो वो डिजीज ट्रांसमिट कर देता है। तो यहाँ पे हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है।
उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की, जिसमें आ जाता है व्हिच फ्रेज द नेचर हिस्ट्री ऑफ डिजीज अकर बिफोर द डिजीज एजेंट इंटर द होस्ट। कि जब बिफोर के पहले क्या होता है कि जो बिफोर जो एनवायरनमेंट होती है, फ्रेज ऑफ नेचर हिस्ट्री इन द कि जो बिफोर द डिजीज एजेंट इंटर होने से पहले होस्ट की बॉडी में कोई पैथोजन इंटर होने से पहले क्या एनवायरनमेंट होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको प्री पैथोजेनिक फ्रेज कहते हैं, जिसमें पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर नहीं हुआ होता है। बस उसका जो एक हम कह सकते हैं कि हम ऐसी इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे पैथोजन तो होता है पर हमारी बॉडी में नहीं होता है, तो उसको हम प्री पैथोजेनिक क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं या फ्रेज कहते हैं। उसके अलावा जो 32 हमारा MCQs है, उसका हमें क्या है कि द गोल ऑफ मेडिकल साइंस इंक्लूडिंग ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्टेड। कि गोल क्या होता है जो आपकी मेडिकल साइंस है उसका, तो उसमें गोल होता है प्रोमोट हेल्थ, प्रिजर्व हेल्थ एंड रिस्टोर हेल्थ व्हेन द इम्पेयर्ड। अगर कोई इम्पेयर्ड है तो उसकी हेल्थ अच्छी करना या फिर प्रोमोट करना। एलिमिनेटेड ऑल एनवायरमेंटल रिस्क। तो यहाँ पे हमारा जो लास्ट है वो हमारा क्या है कि ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है, क्योंकि हम एलिमिनेट नहीं करते हैं जो भी रिस्क फैक्टर है उनको, क्योंकि उन्हें हमें नज़र रखनी होती है ताकि वो डिजीज़ ज़्यादा इन्वायरमेंट में ज़्यादा इफेक्ट ना करे, लोगों को ज़्यादा इम्पेक्ट ना करे। तो ये सारे 3 हम काम करते हैं, ठीक है, हमारे मेडिकल साइंस में। बाकी लास्ट में है जो एलिमिनेट नहीं करते हैं इन्वायरमेंटल रिस्क को। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम 33 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें क्या है कि डिजीज प्रिवेंशन रिफर टू, कि हम डिजीज प्रिवेंशन किस चीज़ को रिफर करती है, उसमें आ जाता है कि डेलिब्रेटेड एक्शंस टू हाफ्ट एंड डिले द डिजीज प्रोग्रेशन फॉर द वन स्टेज टू नेक्स्ट स्टेज। के वो डिजीज एक स्टेज से, डिजीज प्रिवेंशन रिफर्स किसको करती है कि उसको डेलिब्रेट किया जाए डेली लाइफ में, प्रोग्रेसिव जो डिजीज होती है उसके एक स्टेज से दूसरे स्टेज में। तो ये सारी क्या है कि उसमें आ जाता है कि हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। उसके अलावा प्रोडोमल प्रिवेंशन एम इज, इसमें क्या है कि प्रिवेंशन टू इमरजेंसी एंड डेवलप द रिस्क फैक्टर इन द पॉपुलेशन ग्रुप्स। कि कौन से ग्रुप में वो ज़्यादा हो रही है, कौन से एज के लोग उस पॉपुलेशन में रिस्क फैक्टर है, उनको हमें क्या है उन ग्रुप को इमरजेंसी में प्रिवेंशन करना होता है, जिसमें ओल्ड एज में या फिर हम कह सकते हैं चाइल्ड में कुछ डिजीज ज़्यादा होती है, तो हमें उनको सबसे पहले प्रिवेंशन देनी होती है। उसके अलावा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 35 है उसमें हम बात कर रहे हैं प्राइमरी प्रिवेंशन इज द अप्लाइबल टू पर्सन्स इन विच स्टेज। के जो प्राइमरी जो भी प्रिवेंशन होती है वो क्या है कि स्टेज ऑफ ससेप्टेबिलिटी, जब भी वो इंटर होता है हमारी बॉडी में, तो वो हम उससे पहले हमें जो कंडीशन मिलती है, हमारी जो इन्वायरमेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, जब सुइटेबिलिटी के कितनी है, स्टेज ऑफ सुइटेबिलिटी, वो प्राइमरी क्या है प्रिवेंशन के, अगर किसी भी मतलब होस्ट के बॉडी में पैथोजन ससेप्टेबल या फिर उसकी सुइटेबल एनवायरनमेंट हो गई है तो वो इफेक्ट करेगा उस फर्स्ट, उसको कह देते हैं, तो उसमें हम क्या कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन उसको कहते हैं। उसके अलावा 36 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। इसमें क्या है, द टू मेन कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन आर, कि कौन से दो ऐसे मेन कंपोनेंट हैं जो प्राइमरी प्रिवेंशन में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, उस पेशेंट को एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देनी चाहिए और हेल्थ प्रमोशन उसकी करनी चाहिए, ताकि हेल्थ ज़्यादा अच्छी होती है ना, उनको क्या है कि कोई भी डिजीज़ ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाती है। तो ये यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। उसके अलावा 37 में हम
हम देखते हैं 37 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रमोशन, के किस तरीके से, कौन सा एग्जाम्पल है प्रमोशन का, हेल्थ प्रमोशन का, इम्यूनाइजेशन या फिर कोलराइजेशन ऑफ द वाटर एंड न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, एजुकेशन या फिर मॉस्किटो नेट्स। तो यहाँ पे क्या है, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, ये क्या है कि ये क्या हमें प्रिवेंट करवाती है, प्रोमोट करती है हमारी हेल्थ को। उसके अलावा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड प्राइमरी प्रिवेंशन, के किस तरीके से इसका एग्जाम्पल है कि प्राइमरी, हम किस तरीके से प्राइमरी प्रोटेक्शन करते हैं, किस तरीके से प्राइमरी प्रिवेंशन करते हैं। तो वो यही है कि हेल्थ जो है ना, वो एक स्पेसिफिक, अगर हम प्रोटेक्शन करनी है किसी डिजीज़ के बारे में तो हम उस पेशेंट को इम्यूनाइजेशन ज़रूर करते हैं, क्योंकि इम्यूनाइजेशन में कुछ ऐसी डिजीज़ होती है, हमें प्राइमरी उनको प्रिवेंट करना होता है। तो यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। उसके अलावा हम बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की, जिसमें हम बात करते हैं द स्पेसिफिक इंटरवेंशन ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन इंक्लूडिंग, जो हम सेकेंडरी प्रिवेंशन दे रहे हैं उसको स्पेसिफिक इंटरवेंशन किस तरीके से करते हैं। तो उसमें क्या है, अर्लीस्ट डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट, जो सेकेंडरी हमारे पास प्रिवेंशन होता है उसमें क्या है कि अर्लीस्ट उस डिसीज को डायग्नोस किया जाए और ट्रीटमेंट किया जाए। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 40 है, लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हम बात करते हैं स्क्रीनिंग फॉर डिजीज इज कॉमन अप्रोच इन, के जो स्क्रीनिंग है डिजीज की वो एक कॉमन अप्रोच अगर उसकी देखी जाए तो वो क्या है, वो आ जाता है सेकेंडली प्रिवेंशन, जिसमें क्या है कि हम कॉमन अप्रोच में हम स्क्रीनिंग इसलिए करते हैं ताकि उस डिजीज के बारे में हमें अच्छे तरीके से पता चले और उसके इफेक्ट के बारे में हम डायग्नोज कर सके। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है सी हमारा करेक्ट है। तो ये ओवरऑल हमारे जो 40 एमसीक्यूज थे एपिडेमियोलॉजी के, जो पेपर के हवाले से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिनको आपको एक बार ज़रूर रिपीट करना चाहिए ताकि आपको हेल्प मिल सके पेपर के हवाले से। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, उसके एमसीक्यूज के साथ। यहाँ पे हमारा जो एग्जाम है उसके हवाले से हम ओवरऑल एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।